देखते हैं अब खबरों को विस्तार से और सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ कि एसआईआर पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा क्यों चल रहा है और क्या जनता का संदेश और अदालतों के संदेश को नजरअंदाज किया जा रहा है। संसद सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी दलों के एजेंडे में एसआईआर ही प्रमुख रूप से रहा। अब यह अलग बात है कि प्रदर्शन में इंडी गठबंधन की एकता बिल्कुल बिखरती हुई नजर आई। टीएमसी ने एजेंडा बंगाल के लिए बिल्कुल अलग रखा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में अविलंब चर्चा की मांग विपक्ष ने लगातार उठाई, जबकि सत्ता पक्ष ने आश्वासन दिया कि विपक्ष के हर मुद्दे पर सरकार बहस के लिए तैयार है। और उधर संसद की चर्चा से अलग कई दलों ने सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर प्रक्रिया अविलंब रोकने की मांग कर रखी है। तो टीएमसी और डीएमके की मांग में बीएलओ की परेशानी और वोटर्स के नाम हटाए जाने का अंदेशा बताया जा रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर वोटर रिलेशन के आरोपों को राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया है। वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया एसआईआर संवैधानिक और नियमित प्रक्रिया है। दूसरे फेज के एसआईआर में 99.77% मतदाताओं को फॉर्म दिए जा चुके हैं, जिनमें 71% फॉर्म तो जमा भी करा दिए गए हैं। संविधान की धारा 324 और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत चुनाव आयोग को एसआईआर का अधिकार प्राप्त है। बिहार में सफलतापूर्वक कराए गए मतदाता पुनरीक्षण एसआईआर इसकी शुद्धता का सबसे बड़ा सबूत भी है। चुनाव आयोग का मानना है कि भौगोलिक चुनौतियों के बीच ग्रामीण समाज के बीच हर वर्ग हर समाज से बीएलओ को काफी समर्थन मिला और तय सीमा में चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट जारी भी कर दी, जिसमें 0 क्लेम बिहार में सामने आया था। किसी राजनीतिक दल ने कभी किसी जेन्युइन वोटर के नाम कटने की शिकायत ही नहीं की। बड़ा सवाल यह भी है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं को आखिर मृतकों, स्थान छोड़ चुके लोगों और फेक वोटर्स के नाम कटने की इतनी चिंता क्यों है? आखिर क्यों बीजेपी दर्जनों पोलिंग बूथ से 100% फॉर्म जमा होने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की दबाव की सियासत का आरोप लगा रही है? और बड़ा सवाल यह भी है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ता बीएलओ की परेशानी और उनकी आत्महत्या का मुद्दा बनाकर मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर पर लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं कई जगहों पर बीएलओ को जबरन सभी फॉर्म को अपलोड करने के लिए बाध्य भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग इस महाअभियान को बीएलओ और दूसरे जूनियर अधिकारियों की मदद से शुद्धता जब सुनिश्चित करता है, लेकिन कुछ लोग हर मोड़ पर एक नई चुनौती पेश करने की कोशिश भी इस मामले में कर रहे हैं। कुछ न कुछ नया बहाना लेकर आ रहे हैं। लेकिन इधर संसद में इसका असर दिखाई पड़ रहा है। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सरकार एसआईआर पर चर्चा करे। Discussion should take place now only, and in the interest of democracy, in the interest of citizens, in the interest of the country. Okay. Please, so please, I request you, sir, you should allow. I will ask. You should allow for discussion. Our members are ready. We will definitely cooperate with you. जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे इलेक्शन का रिफॉर्म्स हो, कोई भी मुद्दे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश का कोई भी मुद्दा हम चर्चा के लिए तैयार है। हमने सीधे चलते हैं राज्यसभा। वित्त मंत्री बोल रही हैं। Sir, every time the central government amends the Central Goods and Services Act of 2017, we also need the states to amend their state GST related law. Through the Finance Act 2025, sections 121 to 134 of the Central Goods and Services Act was amended, and it got enacted in August 2025. The changes have come into effect from October 2025. And that could happen after more than half of the states updated their GST laws. So every time something happens in the center, the states also will have to pass, and once half of them have passed, it comes into effect, and that's how it came, this set of changes to the sections 121 to 134, which was made through the Finance Act of 2025.
have come into effect in October because states evolved. But unfortunately, because Manipur was under the President's rule, the corresponding effect-giving measures could not be taken up in the state GST laws. The Assembly was in a suspended mode, and Manipur Goods and Services Act of 2017 was not amended, but it was amended through an ordinance that was promulgated by the central government, and that was done on 7th October, sir. So now this bill is coming to replace that ordinance. And so the changes which have been brought will be made permanent for Manipur's sake. Sir, before I go into the few details which I want to table here, I want to say a word about the opposition leaders, opposition parties. Sir, throughout 24, we saw them shedding crocodile tears about Manipur for everything. Did the Prime Minister visit? Did the Home Minister visit? Did the law and order come to normalcy? Every time about Manipur, they will raise issues, they will voice their grievance, total crocodile tears. I've seen it even earlier, once when we brought in a bill for Manipur's budget, because again, it was under the President's rule and the governor was doing it, we had to present a budget for Manipur. Even at that time, they did not participate in the debate. Even at that time, they did not think of Manipur people's welfare, that money should go to them through the budget being passed. They didn't think about it. Even today, when the GST benefits have to go to the state government because they will otherwise not earn the revenue out of it, when we are trying to have an ordinance be converted to be a regular bill and get passed here to become an act, they are not here to participate. So all the grievance that they voiced about Manipur, accusing the Prime Minister, accusing the Home Minister, were all just drama. I'm ashamed to say this. I'm sorry to say this. विपक्ष के रोल ये होता है कि आप जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ एक जो स्टेट जिसके ऊपर आप इतना बात कर रही हो, उसका बेहतरी के लिए कानून जब पारित होता है, बजट जब पारित होता है, उसमें शामिल होना है, भाग लेना है। मगर ये विपक्ष तो मगरमच्छी का आंसू बह रही है और जब क्रिटिकल बिल्स आते हैं मणिपुर का भाग जाते हैं। शर्मनाक बात है सर, आई एम सॉरी। मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूँ कि आज भी वो मणिपुर के चर्चा में भाग नहीं लिया, दुख के मैं कहना चाह रही हूँ। सर, दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट is very important, sir, because it does two things. The very important reform-based steps that we have taken in GST, like track and trace system. Once you do the track and trace system, which is a very big step in administering the GST, you are able to prevent leakages. And therefore, that was one of the things which was passed in the Finance Act of 25. Now we are making it into a bill for Manipur. Similarly, at the time of supply, sir, particularly for vouchers, the rules which we're dealing with it are being removed so that it becomes simple, and because issuing a voucher is not actually the supply of goods or service. So this change will bring in ease of doing business, avoid unnecessary disputes on when the tax becomes payable. So that becomes a disputable point. Now that will be removed. There was from the beginning a little ambiguity when we described plant and machinery. We said plant or machinery. The word or led to a lot of confusion. So this time, through the February Finance Act, we have removed the word or and put the word and. Plant and machinery, and as a result, the ambiguity will be removed. But again, I'd like to confirm here, which is for the good of the people of Manipur, we made plant
and machinery, removing plant or machinery, removing or. It's not going to be affected only from today. It will be affected from 1st July 2017 when the GST was originally for the first time brought to play. So as a result, people in Manipur, businesses in Manipur, enterprises in Manipur also will benefit from this removal of ambiguity, which the entire nation has benefited from, but Manipur has been denied because there was no government. Now we are giving that benefit to them. Also, sir, when there is a dispute, people are expected to pay 10% pre-deposit. We are only asking for 10% pre-deposit for appeals before the appellate authority or the appellate tribunal, even in cases where only the penalty is being challenged. So, this keeps the appeal process consistent so that it doesn't look as if we are taking the 10% for appellate authority and not for the tribunal. Those confusions will not prevail. We are bringing consistency in the process and discourage frivolous litigation, because people will just go rush in for some kind of a time buying or whatever. That frivolous litigations will be now discouraged. And lastly, sir, when goods are kept in a special economic zone or a free trade warehousing zone and are sold before being taken out of the zone itself, such transactions will now be treated as neither a supply of good or a supply of services, providing, again, the much needed clarity and avoiding unintended consequences. So even before, if it is removed from the SEZ or the special economic warehousing zone, if the sale happens, we'll treat it as non-sale, in the sense we'll treat it as neither a supply of goods or a supply of services, so there won't be any confusion. So these above amendments have been carried out in the Central GST Act, but again, as I said earlier, sir, it hadn't happened during the Manipur state GST because of ordinance which had to be brought in. Now we're converting that ordinance into a law. So there are one or two points of clarification which some members spoke about, which I'll very quickly finish. In fact, there were 13 of them who spoke, and some of them did raise some issues. So, Madam Sulata Dev mentioned that in the recent maximum GST rate is 28%. 28% actually has been abolished, sir. We don't have 28% anymore. So it has not been, it's not there anymore, it has been abolished. And items which were in 28% either moved to 18, or if they were sin goods, they moved to 40. So there is no more 28%. And when we say sin goods, we say demerit goods, such as tobacco products, have all gone to 40. So that is one thing, sir. Essentials, Madam Sulata, they've mentioned essentials like milk, food, toothpaste, handicrafts are subject to GST. The rates of essentials have been reduced from 12 to 5%, sir. In fact, handicrafts have come to 5%. In fact, milk has no GST at all. It's never had. And even now, except for that UHT, which has a specialized package, high temperature heating, and then it can be preserved without refrigeration. It used to come in a specialized pack that till you open it, it can remain without refrigeration. After that, if you open it, you'll have to keep it in the fridge. That used to have a rate of tax. Other than that, milk never had a tax. Even this has now come to zero. The UHT is also come down to zero. So I just want that clarification given. As always, members from Orissa, I can't see Sasmit Patra here, always refer to Kendu leaves or the Tendu leaves, in which BD or tobacco is put in and it is rolled. That leaf is called Tendu leaves. It's collected as a minor forest produce. Sir, I want to reassure the member. It's now come down to 5 and she's recognized that in her speech. But on Kendu leaves, sir, at least 4 GST councils have met and spoken on it.
Elaborate discussions have happened. And if one state, Orissa, wants it, Telangana wouldn't want it. We've crossed all those stages, and now we've brought it down to 5. Bring it down to 0. That's been, I'm sorry to say, sir, many requests come like that. By keeping an item in 0, where even some input credit can be accruing to you, will not accrue to you if you keep it at 0. So there is a benefit in keeping it at the lowest possible rate, which is 5%. If I move to 0, even the little refund that you get, you will not get. So there is a reason, madam, that we've kept it at 5. I want to inform the honorable member through you, sir. Then Sri Ayodhya Rami Reddy ji spoke about inverted duty structure, sir. I'm happy to say as much work happened on rate rationalization, bringing rates down, making 4 rates into 2 only, not having 4. Equal amount of work went into correcting inverted duty structure. And I'm happy to say most of the items where inversion happened because the final product was sold at, let us say, 5%. The inputs were being bought at 12%, which is no more there, but 12%. The difference could not be retrieved, and as a result, there was an inversion. But for retrieving the difference, you had to give them refunds. That inversion problem has been largely addressed in the new generation GST, which has come into force. So I would like to inform Sri Ayodhya Rami Reddy that inversion has been addressed. 99%, there can be still 1 or 2 which we'll address as and when it comes about, sir. As particular mention was made by the honorable member on hospitality. We have actually reduced the rate of tax on hotel rooms below 7,500 rupees per night to 5%. Earlier it was 12%. Rooms which are at the rate of 7,500 or lesser were earlier taxed at 12%. Now they have all come down to 5%, sir. This will, I'm sure, make travel easier. Tourism will have an attractive point there, and they will have reason to encourage tourists to take care of the rooms which are at that cost. So with these words, sir, I request the House to consider to pass this bill because it will help the state of Manipur. Thank you very much. The question is that the Manipur Goods and Service Tax Second Amendment Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up class by class consideration of the bill. Class 2 to 16 stand part of the bill. सीधा प्रसारण आप राज्यसभा से देख रहे थे। मणिपुर जीएसटी अमेंडमेंट बिल, उस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया और लोकसभा पहले इसको पारित कर चुकी है, तो अब राज्यसभा भी इसे मंजूरी अपनी दे रही है। उसी का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। आज संसद पर ही हम चर्चा कर रहे हैं कि संसद में किस तरह से विपक्ष ने एसआईआर को मुद्दा बनाया हुआ है। तो इसी पर टीएमसी की नेता सागरिका घोष ने कहा कि बीएलओ पर काम का बहुत ज्यादा दबाव है। BLOs themselves are under such tremendous pressure that they are giving up their lives. In this situation, it is important and urgent that Parliament not stay quiet, that Parliament urgently discusses the issue of electoral reform and the SIR. तो वहीं भाजपा के नेता सुकांतो मजूमदार का कहना है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बीएलओ पर दबाव बना रही हैं। ममता बनर्जी खुद प्रेशर क्रिएट कर रही है और ममता बनर्जी ने खुद धमकी दिया कि देखिए ज़्यादातर बीएलओज ऑनेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हुए वो काम करें। लेकिन जब स्टेट के मुख्यमंत्री मंच से, खुले मंच से बोल रहे हैं कि आप याद रखिए आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपको काम करना पश्चिम बंगाल सरकार के ही अंडर में है, तो कौन नहीं डरेगा। तो एसआईआर का मुद्दा ऐसा लगता है कि विपक्ष ने बिल्कुल संसद में उस पर
अपना विरोध लगातार जारी रखा है और इसका असर संसद के कामकाज पर दिखाई पड़ भी रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार बाधित करने की कोशिश भी कर रहा है। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संसद भवन से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं और दो खास मेहमान अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, और दुष्यंत नागर जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत ही मजबूती से विपक्ष की बातों को रखते भी हैं, बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। सीधे पहले ऋषि के पास। ऋषि, जिस तरह से कि आज दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा और उसका असर भी दिखाई पड़ा, ये बताइए कि सरकार, चाहे कल देख लीजिए या फिर आज देख लीजिए, सरकार अपने विधायी कार्यों को रोक नहीं रही है। कल भी 3 विधेयक संसद में सरकार लेकर आई थी, आज भी अभी हम प्रसारण दिखाई रहे थे राज्यसभा में मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल के बारे में। तो ऐसे में अब विपक्ष करेगा क्या? और सरकार दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि देखिए सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या सरकार की तरफ से ये रणनीति है कि हम विपक्ष के साथ पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन पहले के सत्रों में जैसा होता था कि कई दिनों तक कामकाज कुछ होता नहीं था, उसके बाद सरकार दूसरा रुख लेती थी, इस बार शुरू से ही सरकार का यह रुख है कि नहीं, कामकाज भी चलता रहेगा? बिल्कुल, आज जिस तरीके से हमने शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही सरकार के रुख को देखा है, तो हमने राज्यसभा में भी देखा। कल तो खैर जो सभापति हैं उनका सब स्वागत कर रहे थे, इस वजह से विपक्ष का कोई हंगामा वहां देखने को नहीं मिला, लेकिन लोकसभा में जरूर हंगामा देखने को मिला और सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई, एडजॉर्नमेंट भी हुए, लेकिन ऐसे में सरकार ने अपने 2 विधेयकों को इंट्रोड्यूस किया और एक को पारित भी करा लिया। यही हाल आज हमने देखा है कि लोकसभा से इधर राज्यसभा में है। राज्यसभा में हमने हाल ही में देखा है कि वित्त मंत्री ने मणिपुर जीएसटी से संबंधित जो बिल है उस पर चर्चा का जवाब दिया और वो बिल संभवतः वहां से पास हो ही रहा है। एक तो विपक्ष वहां से वॉकआउट कर चुका है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार एक बड़े एजेंडे के साथ जो उसके विधायी कार्य हैं उसको लेकर आई है और कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने को लेकर, चूंकि पहले ये हुआ था, विपक्ष का भी आरोप था कि आखिरी में सरकार कुछ घंटों में जो है विधेयकों को पारित कराती है, तो इस बार सरकार ने कहा कि हम कुछ घंटों में नहीं बल्कि शुरुआत से ही विधेयकों को पारित कराएंगे। एक तो ये रही सरकार की रणनीति। दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्ष ने भी अब एसआईआर को लेकर, जैसे पिछली बार हमने देखा था कि एक शब्दों को लेकर भी अपनी अड़ियल रुख अपनाया था, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि चाहे वो चुनाव सुधार का विषय हो या किसी अन्य विषय के नाम पर, यहां तक कि विपक्ष कह रहा है कि हम किसी नियम के तहत नहीं अड़ना चाहते, हम चाहते हैं कि चर्चा हो, चुनाव सुधार को लेकर ही अगर चर्चा, तो मुझे लगता है इसको लेकर कुछ अब एक संभावना बनती दिख रही है कि कोई एक विषय बनाया जाएगा जिसमें कि सरकार भी सहमत होगी और विपक्ष भी सहमत होगा और उस पर चर्चा होगी, जिसमें विपक्ष अपने सभी मुद्दों को रखेगा। हालांकि अभी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से भी एक कोशिश की जा रही है डेडलॉक तोड़ने के लिए और सभी दलों के नेताओं को उन्होंने बुलाया भी है। तो अब देखना होगा कि विपक्ष जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एसआईआर की बात कर रहा था, इस बार चुनाव सुधार जैसे विषयों को और शब्दों के जरिए भी अब चर्चा कराने के लिए तैयार सही कह रहे हैं और शायद इसीलिए सरकार अब कह भी रही है, सरकार कह रही है कि हम सारे मुद्दों पर चर्चा कराएंगे। और जाहिर सी बात है कि जब आप शब्दों पर नहीं अड़ेंगे, नियम और प्रावधान पर नहीं अड़ेंगे तो चर्चा हो सकती है। विनोद जी, सरकार ने भी ये संकेत दिया है, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि हाँ भाई हम सारे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं और ऋषि अभी बता ही रहे हैं कि अगर आप शब्दों को छोड़ दें, नियमों का हवाला छोड़ दें, तो बात तो किसी भी मुद्दे पर हो सकती है फिर, क्योंकि उसमें बाध्यता नहीं रह जाएगी कि चुनाव आयोग का कोई आदमी आकर के जवाब दे, जो कि संसद के सदन के अंदर दे नहीं सकता। लाजीत, पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि विपक्ष में को चर्चा कराने की मांग तो जायज है जी, कोई भी विपक्ष चर्चा कराने की मांग हमेशा करता रहा है, बिल्कुल, लेकिन ये चर्चा के साथ में जो उनकी शर्तें रहती है अभी तो अभी, ये थोड़ा सा विपक्ष की ये बचकानी हरकत है जी, क्योंकि आप कम से कम पिछला भी जो आप सेशन था संसद का, उसमें भी हमने देखा बिहार के चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पे आपने कई पूरे सेशन को कई दिनों तक वॉश आउट करके रखा था। अब फिर वही तर्कों के साथ इस बार आपने बीएलओ के परेशानी नया जोड़ा है, बाकी आपके सारी चीजें हैं जिसकी आप चर्चा की मांग करते हैं। तो ये बात तो लोगों को भी सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि एक ही बात को आप कितनी बार चर्चा चाहते हैं। सवाल उससे भी बड़ा है कि अगर चुनाव आयोग अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा कर रहा है, जो इसी संसद से मिला हुआ उसका अधिकार है, और उस अधिकार में अगर वोटर सिद्धिकरण की प्रक्रिया अगर बिहार के बाद अगर
इन 12 राज्यों ये यूटी में उसका चल रहा है। तो इसमें अलग अलग बहाने और इस तरह के जो तर्क दिए जा रहे हैं, उसी का जवाब देते हुए कल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपना हलफनामा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जो बात रखी है कि अगर बिहार जैसे राज्य में अगर चुनाव आयोग ने सफलतापूर्वक इस तरह के पूरे वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण किया है, तो इसमें बंगाल और तमिलनाडु की जो ये सारी कपोल कहानी है कि बड़ी तादाद में वोटर्स का डिलीटेशन होगा, बड़ी तादाद में वोटर्स को हटाए जाएंगे, तो ये कहां तक ये तर्क उचित है? और हर बात को लेके आप हर बात में, कभी आप संसद में चर्चा चाहते हैं, कभी आप सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेके वहां पे अपना रखते PIL डायल करते हैं, कभी आप सड़क पे हंगामा करते हैं। तो ये बात देश को पता चल गया है इस बात का कि आपकी मंशा क्या है, और बिहार ने आपको इसका माकूल जवाब दिया है। बिल्कुल, ये बिहार से जवाब मिला है, जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट से भी मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से लगातार इस मुद्दे पर सुनवाई की है, जिस तरह की टिप्पणी की है, हालांकि अभी भी वहां पर यह मुद्दा है। लेकिन दुष्यंत नागर सर, क्या जो SIR का मुद्दा है उस पर विपक्ष जनता का संदेश, अदालत का संदेश सुनने से मना कर रहा है? क्योंकि बिहार की जनता ने हाल के जनादेश में अपना संदेश दिया, अदालत से संदेश आ ही रहा है, SIR की किसी प्रक्रिया को रोका नहीं गया, कोई प्रक्रिया रोकी नहीं गई। यह भी कहा गया कि भाई 0 क्लेम आया। अभी सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने टिप्पणी की कि जिस तरह का आप लोगों ने समा बांधा था, तो हमें तो लगता था कि सच में बहुत भारी संख्या में नाम कटेगा, बहुत भारी संख्या में क्लेम आएंगे। कोई क्लेम नहीं आया, 0 क्लेम। दुष्यंत नागर सर, क्या अनसुना कर रहा है विपक्ष जनता की आवाज को और अदालत की आवाज को? सर इस जरा आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी नमस्कार। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से सरकार अनदेखा कर रही है विपक्ष को, और विपक्ष जो मुद्दा उठा रहा है वो किसका मुद्दा उठा रहा है? भाई वो तो BLOs की मौत का मुद्दा उठा रहा है। 2 दर्जन से अधिक BLO ने वीडियोस हैं भाई, वीडियोस को देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं काम की वजह से और परेशानी में मैं आत्महत्या कर रहा हूं। लोगों ने इस्तीफे दे दिए। मेरे यहाँ नोएडा का ही मामला है, एक महिला शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया कि मुझे नहीं करनी भाई नौकरी। तो जिस तरीके से आनन फानन में ये सारा कार्य चल रहा है, उससे लगता है सरकार की मंशा सरकार की ठीक नहीं है। और बिहार की जीत कोई SIR को मनमाने तरीके से करने का लाइसेंस नहीं दे देती है श्रीमान जी। ये बिल्कुल गलत है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें कर रही हैं। दबाव नहीं बना के कार्य कराना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां विधानसभा और पंचायत चुनाव में अभी एक लंबा अरसा बाकी है, वहां पे इनको 1 महीने 1.5 महीने का समय और देने की आवश्यकता है। आपको सरकारी कामकाज के अंदर मानवीय पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आप अमानवीय होते जा रहे हैं, लोगों को दबाव में लेके कार्य कर रहे हैं। ये इसका कोई समर्थन कैसे कर सकता है? और माननीय न्यायालय ने बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं किया है। और रही बात 65 लाख वोट बिहार में काटे गए, जिसमें से 23 लाख वोट ऐसे हैं कि जिनको आपने डुप्लीकेसी के नाम पे या डॉक्यूमेंट जमा ना करने के नाम पे काटा है। मृतकों की बात तो ठीक है, मृतकों के वोट तो पहले से कटते आ रही हैं। और मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण तो ये तो जब से लोकतंत्र हमारे देश में कायम हुआ है तभी से वही कहने जा रहा, लेकिन कभी BLOs ने अनिरुद्ध जी ऐसे हत्या नहीं करी। और शर्मा जी कह रहे हैं कि शर्मा जी भी क्या हमारे अभी चुनाव आयोग ने सर 7 दिन का समय बढ़ाया है। बातें कर रहा है चुनाव आयोग लगातार नजर रख रहा है और 7 दिन का समय बढ़ाया भी है। और दूसरी बात आप BLO के प्रेशर की बात आप कर रहे हैं, BLO के काम की बात कर रहे हैं। इस तरह की प्रक्रिया देश में पहली बार नहीं हुई, ये तो आप भी कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि BLO पर किस किस तरह के प्रेशर, ऑडियो क्लिप तक वगैरह जारी हुए हैं, ऑडियो क्लिप भी जारी हुआ है कि BLO पर किस किस तरह का प्रेशर, स्थानीय लेवल पर स्थानीय असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट किस किस तरह के प्रेशर डाल रहे हैं, ये भी तो नजर में रखिएगा सर। सर मैं आपको बताना चाहता हूं लाल जी, एक लाइन मेरी और सुन लीजिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कभी नोटबंदी के नाम पे लोगों में प्रेशर क्रिएट करती है, कभी लोगों को ऐसा लगता नहीं है सर। पैन कार्ड को सर लोगों को लगता नहीं है, चुनाव दर चुनाव का नतीजा देख लीजिए, लोगों को ऐसा लगता नहीं है जो आप कह रहे हैं।
लोग उसको जरूरी मान करके स्वीकार कर रहे हैं सर। सर ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं है इनका। हाँ। आप इन्हें डिफेंड कर सकते हैं, आपकी मैं आपको मैं कौन डिफेंड करने वाला होता हूँ? डिफेंड तो देश की जनता और मतदाता कर रहे हैं, हम क्यों डिफेंड करेंगे सर? अगर कोई गलत फैसला होगा तो जनता और मतदाता उस पर करेंगे ना, अपना जनादेश देंगे। सर मेरे विपक्ष के भी 200 से अधिक सांसद हैं, बिल्कुल बात भी सुनी जानी चाहिए। एकदम बिल्कुल सुनी जानी चाहिए। आप लोग संसद की कार्रवाई कर रहे हैं, ये उचित है क्या? ठीक है, ये तानाशाही है। ठीक, जहां आपने विपक्ष जवाब लेते हैं और आप संसद में काम ठीक 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 जवाब लेते हैं अरविंद जी से, अनिरुद्ध जी से। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी ये कह रहे हैं कि देखिए बीएलओ की मौत की खबरें आ रही हैं तो प्रेशर तो है उन पर, तभी तो ऐसी खबरें आ रही हैं, इनका ये तर्क है। आप भी जरा म्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं है। हाँ, आप पहला 10 सेकंड दे दीजिए, फिर मैं इनका उत्तर देता हूं। देखिए राहुल गांधी जी और पूरे विपक्ष की आदत हो चुकी है कि पार्लियामेंट को कैसे बाधित किया जाए, कियोस्क कैसे क्रिएट किया जाए। 14 इतने इंपॉर्टेंट बिल हैं वो टेबल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग उस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते उसका बताता हूं। 2014 से लेके आज तक का इनका क्रोनोलॉजी समझिए। पेगासिस का मुद्दा लेके आते हैं, वो पता चलता सुप्रीम कोर्ट कहता है साहब अपना मोबाइल जमा करिए, कोई मालवेयर है कि नहीं है, ये भाग जाते हैं क्योंकि उनको संसद बाधित करना रहता है। हिंडनबर्ग का लेते आते हैं, हिंडनबर्ग का लाते हैं, हिंडनबर्ग में होता है कंपनी ही बंद हो जाती है, पता चलता है कि ये संसद इनको पार्लियामेंट बाधित करना रहता है। ये हर सेशन में एक नया मुद्दा का, फिर राफेल के लेके आते हैं, फिर जाके कोर्ट में माफी मांगते हैं, चौकीदार चोर लेके आते हैं, फिर कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं। हर सेशन में आप देखिए एक मुद्दा लेके आएंगे और इनको मुंह की खानी पड़ती है, ये इनकी हैबिचुअल आदत पड़ चुकी है। आप बिहार का एसआईआर होता है, 65 लाख लोगों का वोट रिजेक्ट होता है। सिंगल एक वोटर का नाम बता दीजिए जिसको लेके ये कोर्ट में गए हूं। 2-4 लोगों को गए, पता चला उनका नाम फर्जी वोटर लिस्ट में था ही नहीं। ये इन लोगों की आदत पड़ चुकी है। दूसरी चीज ये है कि टीएमसी सरकार, जो बीएलओ होता है वो सरकारी कर्मचारी होता है। सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार को होता है, ना भारत सरकार का कर्मचारी ना किसी अधीनस्थ सरकार का कर्मचारी होता है। बीएलओ जब उनका है तो उनके ऊपर क्या दबाव पड़ रहा है इसका आप समझिए। मुर्शिदाबाद का क्षेत्र है, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने, यहाँ विनोद जी बैठे, आप भी बैठे, आप भी सीनियर पत्रकार है, आपको भी पता होगा कि जो व्यक्ति 70 साल की उम्र का होगा, 60 साल का होगा, इसका मतलब 2003-2002 के एसआईआर में उसका नाम होगा। जब एसआईआर में उसका नाम होगा तो जन्म प्रमाण पत्र देने की क्या जरूरत नहीं है ना। लेकिन 70 साल से 60 साल के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बन रहा और लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट करके बना रही, उनसे ये नहीं पूछ रही भैया जब एसआईआर में आपका नाम है जन्म प्रमाण पत्र की क्या जरूरत, क्योंकि उनका एसआईआर में नाम ही नहीं था। ये वो लोग घुसपैठिया हैं या वो लोग हैं जिनको वहां पे वोटर लिस्ट में डालना है। बीएलओ पर दबाव कौन डालता है? टीएमसी के लोग डाल रहे हैं कि भैया जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनका भी नाम डाल दो, या ऐसे जो फर्जी लोग हैं जिनको वहां पे संशोधित करना है, साफ सुथरा करना, क्योंकि राजनीति इनको साफ सुथरा करना नहीं है, इसलिए वोटर लिस्ट को संशोधित और साफ करना नहीं है। तो इसलिए वो हमेशा दबाव बना रहे भैया जो लोग मर गए हैं उनका भी नाम डाल दो। जो लोग इस ये दबाव सारा टीएमसी का रहा। मुर्शिदाबाद का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि 1.5 लाख लोगों ने, तो मतलब ताज्जुब की बात है कि बॉर्डर एरिया में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर दिया। अनिरुद्ध जी यहाँ पर मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि अगर मान लीजिए आपकी तरफ से ये टेप जारी हुए हैं, ठीक है, कि बीएलओ पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, एक राजनीतिक दल के तौर पर आपके कार्यकर्ताओं और आपका भी कर्तव्य बनता है कि जहां कहीं ऐसा होता है वहां पर आप बीएलओ के साथ खड़े नजर आए, आपके कार्यकर्ता उनके साथ जमीन पर नजर आए। जी तभी तो ये बातें निकल के आ रही हैं कि बीएलओ के ऊपर कौन लोग अनुचित दबाव बना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बूथ लेवल एजेंट है। आ रहा हूं दुष्यंत सर, उनसे जवाब ले लेता हूं फिर आता हूं दुष्यंत सर। बोलिए अनिरुद्ध जी। बूथ लेवल एजेंट हमारे हैं, जो लोकल लीडरशिप है, वो ऑलरेडी इन चीजों में इंटरवीन जब करती तब पता चला कि भाई ये लोग इस तरीके से वहां पे बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अनुचित वोटों को जोड़ा जाए। ये दबाव है क्योंकि इनको पता है कि अगर अनुचित वोट नहीं जोड़ेंगे, उन अनुचित वोटों के आधार पे इनकी चुनाव की जीत होती रही। भाई अनुचित वोट तो कटना है, ठीक है, जो भारत का नागरिक होगा उसी को वोट देने का अधिकार है। आप वहां के रिपोर्ट देखिए कि बॉर्डर पे भागे जा रहे हैं लोग। जी आ रहा हूं दुष्यंत सर, आ रहा हूं, आगे आपके पास आ गया। हाँ बोलिए दुष्यंत सर, बोलिए। देखिए अनिरुद्ध जी, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को आप अनुचित वोट कृपया ना कहिए। राजनीति आप करिए, इसमें भी दलित पिछड़े अनुसूचित जाति कहां से आ गई? लेकिन नहीं, वो इनको अल्पसंख्यक में मुसलमान बोलने से इनको लगता है हम एक्सपोज हो जाएंगे।
तो ये दलित आदिवासी ले आते हैं, अनुसूचित जाति एंगल। भाई सबका फॉर्म भराया जा रहा है सर। का हृदय हो चुका है। सत्ता के जो भी भारत के नागरिक हैं, जीवित हैं और वहीं पर मौजूद हैं, तीन चीजें हैं। भारत के नागरिक होने चाहिए, जीवित होने चाहिए और वहीं पर मौजूद होने चाहिए, उनका भराया जा रहा है। उसमें दलित और SC ST और सवर्ण क्या करना, सबका है, सब भारत के नागरिक हैं सर। ऋषि के पास चलते हैं। ऋषि, मैं लौटता हूं। ऋषि, ये बताइए कि क्या SIR के मुद्दे पर संसद में विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि कांग्रेस का अलग रुख, TMC का अलग रुख और सपा अपने हिसाब से विरोध कर रही है। ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है इस बार क्या? देखिए, जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था, हालांकि विपक्ष ने आज प्रदर्शन भी किया है संसद परिसर में और अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष में अब अलग अलग दल इस बात पर अलग दिखते हैं कि वो चाहते हैं कि कम से कम चुनाव से संबंधित, चुनाव सुधार से संबंधित, अब जैसे BJD का ही जिक्र कर लिया जाए तो उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस ने सिर्फ SIR के मसले को लेकर और SIR और चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली को लेकर जो चर्चा की मांग की थी, इस बार उनका साफ कहना है कि इसको न सिर्फ किसी चुनाव आयोग या उसकी कार्यप्रणाली से जोड़कर चर्चा की जाए, बल्कि चुनाव सुधार या उस मुद्दों से लेकर इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है इसी वजह से कांग्रेस का भी रुख बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बाकी के दलों ने कहा है कि हमें चर्चा चाहिए और नियम और शब्दों के जाल में हम नहीं फंसना चाहते। ये जो दोनों जो पार्टियां हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने भी इसी तरीके के संकेत दिए। तो आज मुझे लगता है कि जो स्पीकर के पास जो सभी राजनीतिक दलों के नेता गए हैं, वहां से कुछ समाधान निकलता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार कांग्रेस को लगा कि जिस तरीके से उसने चुनाव आयोग को टारगेट करके पिछली बार एक चर्चा कराने की जो मांग रखी थी और उस पर विपक्ष उनके साथ था, इस बार ऐसा नहीं दिखा और इसी वजह से अब वो डाइल्यूट करना चाहता है जो चर्चा कराने के लिए जो मुद्दे हैं, विषय हैं और नियम है उनको। जी बिल्कुल। विनोद जी, जब SIR पर चर्चा होती है तो आप देखें कि चर्चा अब जा करके, पहले क्या क्या कहा गया, समय नहीं है, ये नहीं है, लोगों के नाम कट जाएंगे, अब चर्चा मोटे तौर पर एक जगह आकर के सिमट गई है। वो चर्चा क्या है? कुछ BLO की दुर्भाग्यपूर्ण मौत। ठीक, अब इस चर्चा पर विपक्ष जो है अड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि किसी एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन BLO की मौत के पीछे दावे भी तो अलग अलग है। विनोद जी, मैं थोड़ा सा ऋषि जी की ही बात को आगे बढ़ाता हूं कि इसी विपक्ष के ही मांग पे चर्चा होनी थी वंदे मातरम पे भी। तो अब ये पहले तो ये सवाल होगा कि पहले वंदे मातरम की चर्चा हो या उसके पहले SIR की चर्चा हो। तो जाहिर सी बात है कि अब विपक्ष को ये सुविधा दिखने लगा है कि भाई ये SIR पे चर्चा उसके लिए ज्यादा मौकूफ है। अब वंदे मातरम पे जो चर्चा पहले से शेड्यूल्ड है उसके लिए सारे अनाउंस भी हो गए हैं, टाइम भी अलॉट है, टाइम के डिस्कशन का भी है। तो अब पहले आप चाहते हैं कि अब वंदे मातरम को आप पीछे कर दीजिए, चर्चा SIR को आगे कर दीजिए। खैर, ये तो सत्ता पक्ष विपक्ष का। अब आइए BLO की मौत पर। अब ये सवाल सीधे सीधे ये है कि पहले थोड़ा सा सुनिएगा सर आपको नागर साहब, कि बिहार में 664 ऐसे BLO को सस्पेंड किया गया था और वो BLO में से किसी ने भी आज तक हम लोगों ने नहीं सुना कि बिहार के कोई BLO अपने आप में आश्चर्य की बात है भाई। BLO जो है वो सुसाइड कर लिया है, मैंने बिहार में नहीं सुना। 664 की बात मैं कर रहा हूँ, आप डेटा मिला लीजिए। बिल्कुल। अब ये बिहार में से कम भी समय में जो बंगाल में और बाकी 12 राज्य में मिले हैं, उससे कम समय में बिहार में इन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए और जमा भी किए गए। और सरकार को चुनाव में जाना था, लोगों इलेक्शन कमीशन को जल्दी से ड्राफ्ट लिस्ट और फाइनल लिस्ट देना था। तो ये सारी प्रक्रिया वहां के BLO ने पूरा किया भाई साहब। और बिहार जैसे राज्य में कि आधा राज्य में देखिए, सुनिएगा पहले, आधे स्टेट में देखिए तो कहीं बाढ़ होती है, कहीं जो है जाने आने की सुविधा में अभी भी नाव से और कहां आप दियारा में और उस जगह पे आप जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल। जहां 4 लोग रहते हैं वहां भी BLO को जाना पड़ा था। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको वेरीफाई करने के और लिए। किया सफलतापूर्वक किया।
और ये चुनौती बिहार ने आपको दिया है कि 62 लाख वोट कटे, आपने एक का भी क्लेम नहीं किया। बिल्कुल जीरो क्लेम। बिल्कुल ये पश्चिम बंगाल का क्लेम, ये तमिलनाडु का क्लेम, बताइए फिर। सुनिए, ये हाइपोथेटिकल क्लेम है। ठीक है, ये बीएलओ के नाम पे, आप सुनिए तो सही सर, बीएलओ के नाम पे ये हाइपोथेटिकल क्लेम हथियार बना लिया है बीएलओ को। बता रहा है कि आपके पास अगले चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा बिल्कुल क्यों ना कहा जाए नहीं है सरकार के खिलाफ में कि आप इसी मुद्दे को चाहते हैं कि ये चुनाव बिहार का भी हमने लड़ा और आगे यही वोटाधिकार यात्रा पश्चिम बंगाल भी जाएगा, तमिलनाडु भी जाएगा, आने वाले असम भी जाएगा, और इसी चुनाव को लेके आपको, इसी हथियार को लेके आपको सपा को भी लड़ना है, कांग्रेस को भी लड़ना है। दुष्यंत सर, हथियार बना लिया है बीएलओ को क्या? बिहार में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। अनिरुद्ध जी का कोई छुपा हुआ एजेंडा है, इनके दल का कोई छुपा हुआ एजेंडा है। अगर इनको एसआईआर कराना था तो चरणबद्ध तरीके से कराते। आप वाले समय शब्दों का मर्यादा में रहिए। तरीके कैसे होता नहीं, ये गलत बात है। बिहार में वो संवैधानिक संस्था है, आप राहुल गांधी के शब्दों को आप यहाँ पे मत लाइए। बताइए, नहीं, गलत बात है। मैं ये बात आपको जोर से बता रहा हूँ। एक संवैधानिक संस्था के चीफ को छुपा हुआ गुड्डा, ये क्या बात कर रहे हैं? कौन सा शब्द नहीं, आप पब्लिक ब्रॉडकास्टर हम लोग, हम नहीं मानेंगे इस बात। और एक बात बता दें, ये गलत बात है। एक बात बता दें, जिनके लिए आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कल ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहचान, उनको सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी कल ही मिली है, कल की खबर है। मैंने कौन सा अमर्यादित शब्द इस्तेमाल किया? कृपया मुझे पहले बताइए। बात कर रहे हैं आप, एक संवैधानिक मर्यादा है किसी चीज का, एक संस्था को आप लोग, एक नेता आपके वोट चोर करते हुए 2 महीना का वहां, अच्छा ठीक है, आप ये बात करते हुए पूरी कीजिए, फिर मुझे जल्दी से जाना है अनिरुद्ध जी के पास। हाँ, ये जोर से मेरी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। विनोद जी, मैं दबने वाला नहीं हूँ, मैं शब्दों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं दबिए, एकदम नहीं दबिए, अपनी बात बिल्कुल रखिए। आपकी मंशा पवित्र थी। कांग्रेस के लोग दबते नहीं, गुब्बारे जैसे हैं, रबड़ जैसे, ऐसे दबते फिर ऐसे होते और हैं। उन राज्यों में कराते जहां पे विधानसभा के चुनाव होने प्राथमिकता के आधार पे कराते। आप जबरदस्ती लोगों पे दबाव बनाए जा रहे हैं। अनिरुद्ध जी, छोटा सा जवाब। अनिरुद्ध जी, छोटा सा जवाब। दिसंबर तक कराना है, छोटा सा जवाब। क्या मकसद है आपका? जवाब ले लीजिए अनिरुद्ध जी, थोड़ा सा। ठीक है। कितनी बार एसआईआर हुआ? क्या हर जगह पे इमीडिएट चुनाव ही होना था? ऐसा नहीं था भाई। हमेशा एक समय के बाद में चुनावी वोटर लिस्ट में कहीं न कहीं शुद्धिकरण की जरूरत होती है। किसी की डेथ हो गई, एडिशन, डिलीशन, अपग्रेडेशन, यही काम होता है उसका। इसमें आपको दिक्कत इसी चीज को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी महसूस करके इसको हरी झंडी दी। शुक्रिया, समय की कमी है अभी। शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, शुक्रिया अनिरुद्ध जी, शुक्रिया विनोद जी, शुक्रिया ऋषि, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है ब्रेक का।